अरब लीग जो कि 22 अरब देशों का संगठन है, इस संगठन के सभी सदस्यों के विदेश मंत्री भारत आते हैं। 30 और 31 जनवरी को भारत के साथ इनकी बैठक होती है और अपने आप में अरब लीग के साथ भारत की यह दूसरी बैठक थी। इसके पहले 2016 में हुई थी, इसके बाद 2026 में होती है और इसके बाद ऐतिहासिक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जारी होता है, जिसमें कि अरब लीग के सभी सदस्य देश और भारत किन बातों पर एक साथ खड़े हैं और अड़े हैं, यह बात पता चलती है। तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे आखिर ये 22 अरब देशों का संगठन अरब लीग जो साथ में आया है और इतने सालों बाद आया है, इससे क्या फायदा मिलने वाला है, क्या फायदा मिल रहा था, आखिर ये अरब लीग है क्या और इससे हमें और क्या फायदा मिल सकता है, सारी बातों को समझेंगे एक एक करके। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि खबर क्या थी। तो भारत और अरब विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के लिए अरब लीग के 22 सदस्यों की मेजबानी भारत करता है न्यू दिल्ली में, जैसा कि मैंने कहा। अब ये अरब देश हैं कहां पे, तो देखिए जो पश्चिम एशिया के हैं और इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका के हैं, जो अलग कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे अरब लीग के सदस्य देश हैं, जिसमें से कुछ बड़े नाम अगर आप देखें तो यूएई आ जाएगा, सऊदी अरब आ जाएगा, मिस्र आ जाएगा, सूडान आ जाएगा, अल्जीरिया आ जाएगा। इस तरह से कुछ 22 देश हैं और इसमें से कुछ नाम आपको बड़े ध्यान रखने होंगे, वो आगे क्यों मैं अभी आपको बताता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये जान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी घर बैठे कहीं से भी कभी भी करना चाहते हैं, चाहे जॉब के साथ में, चाहे अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ में, तो दृष्टि आईएएस का ये बहुत ही विशेष कोर्स आपके लिए बनाया गया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। और इस कोर्स की शुरुआत हो रही है, एडमिशन इसमें चालू है। खास बात यह है कि यह पूरा सिलेबस आपका यूपीएससी का 14 महीनों में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, पूरा कवर करा दिया जाएगा। और आप इस क्लास को 18 महीनों तक दृष्टि लर्निंग ऐप में जितनी बार चाहें उतनी बार देखें। और साथ में सिर्फ क्लास नहीं मिल रही है, आपको क्लास के साथ में नोट्स मिलेंगे और वो नोट्स होंगे प्रिंटेड, और साथ में आपको टेस्ट मिलेंगे और टेस्ट जो होंगे वो प्रीलिम्स के भी होंगे और मेंस के भी होंगे, और एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा। और ये सारी क्लासेस दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में मिलेगी, यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टडी मटेरियल अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है 24,999 रुपए में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कम फीस में यह कोर्स मिल जाए, तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश मीडियम में किसी पे भी क्लिक करेंगे तो कूपन कोड अप्लाई करना होगा कैपिटल में KEVAL। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी 10% फीस कम हो जाएगी। और यह सीमित समय के लिए है, सीमित सीटों के लिए है, तो इसका फायदा जल्द से जल्द ले लीजिएगा। अब बात आती है मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम क्या है, इसका मतलब यह है कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषा में पढ़ाया जाएगा और स्टडी मटेरियल इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्सेस वहीं पर हैं, वहां से भी बाय करेंगे तो यही कूपन कोड अप्लाई करना होगा। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर कि आखिर जो नई दिल्ली घोषणा की हमने बात की है इन 22 अरब देशों के साथ भारत की हुई है, वो घोषणा में क्या है। सबसे पहली बात यह है कि इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है अभी की डेट में, वह 240 अरब डॉलर से ज्यादा का है। और इनका टारगेट है कि 2030 तक ये दुगने के आसपास पहुंचा दें, यानी कि उससे ज्यादा ही कर दें, 500 अरब डॉलर तक। इसके अलावा आतंकवाद पर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस नीति पर ये दोनों आपस में साथ आए हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा समिति, वहां पर देखिए सुधार चाहते हैं, क्योंकि वहां पे जो स्थायी सदस्यों की हम बात करें यूएनएससी में, वो बहुत फिक्स हो गई है। वहां पे नए सदस्यों की मांग हो रही है, सुधारों की मांग हो रही है। अभी कौन कौन सदस्य है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। मांग भारत की तरफ से हो रही है और अन्य कई समूहों से भी हो रही है। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी को लेकर के भी एक दूसरे को सहयोग देने की बात कही गई है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो देश है, ये सारे देशों में से आप देखें तो खाड़ी देश भी आ जाते हैं। खाड़ी देश का मतलब जो फारस की खाड़ी से लगे हुए देश हैं। अब चाहे यूएई हो, चाहे इसके अलावा हम देखें सऊदी अरब हो, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं यहां पे जहां पे कई भारतीय हैं। उन भारतीयों के साथ जो सांस्कृतिक जो बातें हैं, कल्चर हैं, उनका आदान प्रदान है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है।
अब यहां पे एक और महत्वपूर्ण बात कही गई, जो सूडान है, सोमालिया है और लीबिया है, यहां पे बहुत सारे विरोध चल रहे हैं, आंतरिक विरोध चल रहे हैं, यहां पर सिविल वार की स्थिति बनी हुई है, जिस पर यह स्टैंड लिया गया है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार किया जाएगा। वो उनका आंतरिक मामला है। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं अरब लीग एग्जैक्टली क्या है, ये आपको पता रहे। देखिए, अरब लीग का मैंने पहला मतलब तो आपको बता दिया था, 22 अरब देश हैं जो साझा अरब की विरासत को, अरब का मतलब क्या हो गया, अरबी भाषा में संवाद करने वाले जो देश हैं, जहां की मुख्य भाषा अरबी है, और उसके साथ साथ में ये आपस में आसपास के ही हैं, और जैसे मैंने बताया था पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के ये देश हैं। तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब ये हो जाता है कि इन सभी देशों की सरकारें आपस में मिलकर के बातचीत करती हैं, यानी कि निजी संगठन नहीं है। अब उसके बाद बात आती है यहां पे राजनीति हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सब में आपसी सहयोग स्थापित करना और इसके लिए एक मंच तैयार करना ही अरब लीग ये अपने आप में आया था। तो ये देखिए, भारत की आजादी के पहले अस्तित्व में आ गया था 22 मार्च 1945 को, और ये अस्तित्व में आता है कहां पे, काहिरा, कायरो आपने नाम सुना होगा, मिस्र की राजधानी है। तो मिस्र में ही, काहिरा में ही इसका मुख्यालय बना दिया जाता है अरब लीग का। शुरुआत में इतने सदस्य नहीं थे, अगर हम देखें शुरुआती सदस्य तो सिर्फ 7 सदस्य थे, और उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ते गए, और इनका जो मुख्य एक लक्ष्य विचारधारा थी वो अखिल अरब वाद को बढ़ावा देना। ठीक है, जितने भी अरब वाले देश हैं, अरब भाषा, तो शुरुआत में मुख्यालय मिस्र में, काहिरा में था। लेकिन होता यह है कि 1979 के समय में जो मिस्र है उसको अरब लीग से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अरब लीग का सदस्य यह मिस्र था, और इनके बीच में था कि एक दूसरे को सहयोग करना है। बाद में सैन्य सहयोग तक की बात आ गई थी, एक दूसरे की सुरक्षा करने तक की बात आ गई थी, और उस दौरान मिस्र समझौता करता है, संधि करता है इजराइल के साथ में, और उसके बाद ही तुरंत 1979 से 1990 तक के लिए मिस्र से यह मुख्यालय हटा दिया जाता है, क्योंकि मिस्र को ही जब हटा दिया गया अरब लीग में, तो वहां पे मुख्यालय क्या करेगा। उसके बाद दोबारा इसको ट्यूनिस में वहां पे स्थापित किया जाता है। फिर बाद में फिर वापस से यह काहिरा में मुख्यालय आ जाता है, फिर से सदस्य बना लिया जाता है। अब ये आया क्यों था, तो मुख्य बात देखिए, मैंने क्या कहा, भारत की आजादी के पहले अस्तित्व में आ गया था अरब लीग, काफी पुराना है, मतलब अरब देशों का यह संगठन तो महत्वपूर्ण तो है ही। अब यहां पे देखा जाए तो उस समय कई देश आजाद हो रहे थे, कई उपनिवेश आजाद हो रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगा कि आपसी सहयोग की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, बाहरी हस्तक्षेप उस दौरान होने की संभावना भी थी, क्योंकि शक्तियों का संतुलन बदल रहा था, और साझा हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें आपस में कुछ चीजें तो मिलती जुलती हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को हित साधने के लिए सहयोग करें, साथ आ जाएं। तो उसके बाद मिस्र में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल 1944 अपनाया गया, और उसकी के आधार पर 1945 में अरब लीग आता है। अब फिर बात आती है कि संस्थापक सदस्य कौन थे जो शुरू में थे। तो शुरू में थे मिस्र था ही, वहीं पे मुख्यालय भी बना, और उसके बाद सीरिया, लेबनान, इराक, फिर वर्तमान में जिसे हम बोलते हैं जॉर्डन, फिर सऊदी अरब और यमन। ठीक है, अब बाद में लेकिन ये संख्या बढ़ी, सोमालिया भी आ गया। इस यही सोमालिया जहां का सोमालीलैंड जो एक खास भाग है, जिसको लेकर के एक देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला यूएन मेंबर कौन बन गया है, इजराइल। तो देखिए, बड़ी आपस में मतभेद की स्थिति है। कई देश ऐसे हैं जो इस बात से खफा हैं, तो कुछ लोग अब यहां पे कुछ देश ऐसे ही इन्हीं अरब देशों में जो सोमालीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे आपस में ही इनको सपोर्ट करना ना करने वाली स्थिति बन जाती है। फिर उसके बाद देखिए, वर्तमान में टोटल सदस्य देख लें तो अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरिटानिया, मोरक्को, ओमान। ये नाम याद रखिएगा, फिलिस्तीन, ये नाम याद रखिएगा, इसके बारे में आपको कुछ और बताना है। कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ये भी याद रखिएगा। फिर ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। अब देखिए, फिलिस्तीन को दुनिया में देश माना जाता है, नहीं माना जाता है, अलग अलग चीजें हैं। यूएन में इसकी क्या स्थिति है ये आपको पता है कि पूर्ण सदस्य के रूप में नहीं है। अब बात आती है कि फिलिस्तीन को लेकर के एक संगठन बना, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बनता है 1964 में। इसको 1976 में सदस्यता दे दी जाती है।
तो यह भी एक सदस्य देश के रूप में वहां पे मौजूद है, जिससे फिलिस्तीन की स्थिति मजबूत होती है। फिलिस्तीन आप जान रहे हैं क्या है, वही है जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद आप सुनते हैं, ये वही फिलिस्तीन है जिसको एक अलग देश की मांग के रूप में हम कई बार आवाज उठते हुए देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं दुनिया बटी हुई भी दिखाई देती है। फिर 2011 में अरब स्प्रिंग होता है, जहां पे कई ऐसी अरब देशों की शक्तियां होती हैं, जहां पे उन राजनीतिक शक्तियों के खिलाफ उन्हीं देशों में विद्रोह होता है। और उसी दौरान हम देखते हैं कि सीरिया में वहां की सत्ता के खिलाफ आवाजें उठती हैं और उसको दमन के लिए वहां आर्मी का इस्तेमाल होता है, जिस पर अरब लीग कहते हैं कि आप शांति योजना की स्थापना कीजिए, वहां के नागरिकों पे हिंसा ना हो, लेकिन कुछ चीजें वहां खराब होती हैं और उसके बाद अरब लीग क्या करती है, सीरिया को हटा देती है। और उसके बाद लेकिन बदलाव होता है 2023 में, हाल ही में फिर इसे वापस से जोड़ दिया जाता है, अरब लीग में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अब आप देखें तो ये वो रास्ता है जहां पे स्वेज नहर का भी रास्ता है, यहां पे मेडिटेरियन सी है, यूरोप जाने का रास्ता है, तो भारत के लिए तो एक महत्वपूर्ण है ही ये रास्ता, दुनिया के प्रमुख व्यापारिक मार्गों में से एक है। और दोनों तरफ हम देखें तो यही है, अरब लीग के ही देश है, तो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अरब लीग के देशों में भी आप देखेंगे तो ईरान आपको दिखाई नहीं देगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ईरान नहीं है यहां पे। ठीक है, तुर्की भी आपको यहां पे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो सारे देश आपको आसपास का मतलब नहीं है, कुछ एक सीमा है उनकी। फिर उसके बाद हम आते हैं इनके मुख्य उद्देश्य, जो मैंने शुरू में बताया था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना है। और अगर अरब देशों के बीच कोई मतभेद होता है तो उसे ये लीग सुलझाएगा, या कोई तीसरा पक्ष है जिसके साथ विवाद होता है तो उसमें मध्यस्थता करनी है, ये इनका प्रयास रहेगा। लेकिन अरब हितों की रक्षा के लिए सामूहिक नीति बनाना एक बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कहा था एक दूसरे को सहयोग करके एक दूसरे की हिफाजत करना एक मुख्य लक्ष्य तो था ही, और उसमें अपनी एक पहचान स्थापित की, अपनी भाषा की पहचान। फिर उसके बाद हम देखें संयुक्त रक्षा और सुरक्षा भूमिका हम देखें तो 1950 को अरब लीग ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण काम किया, संयुक्त रक्षा और आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब इससे क्या हुआ, सैन्य सहयोग एक दूसरे को देने को लेकर के, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की रक्षा करने को लेकर के अपने आप में एक बड़ा सहयोग था। लेकिन हम देखें कि कई दुनिया में, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई कि इन्हीं अरब देशों में आपस में नहीं बनी, विवाद रहे, तनाव रहे। हम चाहे सूडान की और यूएई के बारे में सुने, हम चाहे सुने यूएई और सऊदी अरब के बारे में, कई ऐसे मामले और भी बहुत सारे हैं। तो यहां पे सैन्य सहयोग और सुरक्षा समन्वय को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तो हुए, लेकिन प्रैक्टिकली उतना प्रभावी तरीका नहीं दिखाई दिया। फिर हम लेकिन अब संस्थागत ढांचे को समझ लें, अरब लीग किस प्रकार से एक ढांचा तैयार है। तो इसमें एक है लीग परिषद। अब लीग परिषद में हर देश को मत करने का अधिकार है किसी मामले में, और सबके पास एक बराबर मत है। तो जितने लोग मतदान करते हैं किसी मामले में, वो उन्हीं पर लागू होता है, जो मतदान नहीं करेंगे उन पर लागू नहीं होगा, यानी कि उन्हीं देशों पर बाध्यकारी होंगे जो उस मामले में वोट करेंगे, किसी मामले के पक्ष में वोट करेंगे। फिर सर्वसम्मति प्रणाली के कारण निर्णय लागू करना अक्सर यहां पे कठिन हो जाता है, क्योंकि यहां पे कुछ लोग अगर नहीं किए तो फिर वो लागू कैसे होगा, तो ये बड़ा मुश्किल है, सबका राजी होना यहां पे मुश्किल लगता है। फिर उसके बाद एलेक्सो, अब ये क्या है, अरब लीग एजुकेशन कल्चरल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये 1964 में आती है, और इसका काम क्या था, सिर्फ अरब देशों में नहीं, दुनिया में शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित होना, और अरब लीग की सॉफ्ट पावर का एक प्रतीक बन गया, जहां पे शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान को जाहिर करने का एक मंच बन गया। फिर उसके बाद देखें तो अगली बात आती है, कुछ चुनौतियां रही। मैंने चुनौतियों की बात बीच बीच में आपको बताई थी, जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर अरब देशों के बीच में मतभेद रहा। 1979 में जब मिस्र को ही, जहां पे उसका मुख्यालय था अरब लीग का, उसको ही सदस्य हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उस दौरान क्या हुआ, मिस्र ने समझौता किया। फिर उसके बाद खाड़ी युद्ध आते हैं, तो वहां पर भी अरब देशों के बीच में एकजुटता नहीं दिखती है। फिर 2011 का अरब स्प्रिंग, जहां पे मैंने बताया किस प्रकार से सत्ता के विरुद्ध देश की जनता ही उठ रही थी, और वहां पे किस प्रकार से
मामले को सुलझाने के लिए अरब लीग उतने बेहतर तरीके से नहीं आ पाया। ज्यादा से ज्यादा क्या किया, उस सदस्य देश को ही बाहर कर दिया। फिर उसके बाद सीरिया, लीबिया जैसे देशों में जो गृह युद्ध की स्थिति बनी, ये सब चीजें दिखाती हैं कि अभी अरब लीग उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। लीग की एकजुटता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हुए। लेकिन हाल फिलहाल में हम देखें, जब से हाल ही में इसने 2023 में सीरिया को ऐड किया और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब ये 2016 में बहरीन में बैठक हुई थी भारत और अरब लीग की, 26 में अब हुई है, वो भी नई दिल्ली में। तो भारत के लिए तो ये बेहतरीन है ही। व्यापार को लेकर के भी दोनों ने कुछ आगे टारगेट सेट किए ही हैं, बहुत सारी चीजें और सेट की हैं। साथ ही ये देश भी आपस में और करीब आ रहे हैं, ये प्रयास भी दिखाई देता है। लेकिन आलोचनाएं हैं, निर्णय लागू करने में कमजोरी है, आंतरिक मतभेद है, लोकतांत्रिक मूल्यों की इन देशों में, यानी कि इन समूह में ज्यादातर देशों में कमी दिखाई देती है। और जो एक अरब होने की ये कोशिश है, वो अपने आप में रिलेवेंट ज्यादा नहीं लगती है, क्योंकि हर कोई आपस में पूरी तरह से एक दूसरे से सहमत नहीं है यहां पे। फिर उसके बाद हाल के वर्षों में भूमिका में जो मैंने कहा बदलाव हुए हैं, तो संवाद और कूटनीति तेज हुई है, क्षेत्रीय स्थिरता लाने की कोशिश हो रही है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल यही है, यही जो बैठक हुई है। सीरिया की बहाली भी उसमें से एक एग्जाम्पल हो गया। तो नई भू राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुसार ढालने की कोशिश अरब लीग कर रहा है, जिसके रूप में यह प्रयास भी दिखाई देता है। अब यहां पे हमें भारत के संदर्भ में भी समझना होगा। तो भारत के लिए तेल और गैस की आपूर्ति के लिए इन देशों से बड़ा ही महत्वपूर्ण रिश्ता बन जाता है। फिर हमने व्यापार को लेकर के देखा, जो टारगेट अभी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में तय हुआ है वो महत्वपूर्ण है। और देखिए, खाड़ी देशों मैंने कहा था कई भारतीय हैं, तो पीपल टू पीपल कनेक्ट की यहां पे बात हुई है ना। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट में अगर बात हो रही है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में, इसका मतलब है कि भारतीयों को फायदा वहां पे मिलेगा। फिर उसके बाद रेमिटेंस और मानव संसाधन सहयोग की। अब रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस का मतलब यह है, इन्हीं खाड़ी देशों में या इन सारे देशों में जो भारतीय हैं और वहां से जो यहां पैसा भेजते हैं, यहां वो काम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपने परिवार को भेजते हैं, मतलब भारत सरकार के लिए नहीं, अपने घर के लिए या अपने लोगों के लिए, तो उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। तो वो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, वो बड़ा काम आता है। और मानव संसाधन सहयोग, यानी कि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, वो काम आती है। और उसके अलावा रणनीतिक और कूटनीतिक महत्व यह है कि आतंकवाद के खिलाफ, जैसे हमने देखा कि जीरो टॉलरेंस नीति की अगर बात हुई है, तो यह भारत के पक्ष में खड़े 22 देशों की बात हो रही है। और उसके साथ ही यूएनएससी पर भी भारत के साथ स्टैंड लेने वाले एक देशों की लंबी पंक्ति दिखाई देती है। अब यहां पे आगे आ जाएं तो निष्कर्ष में कि यह सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्षेत्रीय संगठन है। कहां का? अरब देशों का, हम या कहें अरब जगत का। और ऐसे संगठन को नजरअंदाज भारत नहीं कर सकता और दुनिया भी नहीं कर सकती और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अरब देशों की सामूहिक आवाज के साथ भारत ने अपनी आवाज जोड़ी है और सकारात्मक दिशा में यह चीज जा रही है और यह लक्ष्य भी और यह डिक्लेरेशन भी दिखा रहा है। तो आने वाले समय में हम देखते हैं इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या पड़ता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, सवाल 2-3 ही है, लेकिन 2 सवाल का जवाब आप दे दीजिए, हैं तो बहुत सारे। पहला सवाल यह है कि अरब लीग की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई? दूसरा सवाल है सदस्य देश कौन कौन से हैं? और तीसरा सवाल है कि अरब लीग का मुख्यालय कहां पे है? तो इन सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि इससे पता चलता है आपने पूरे सेशन को ध्यान से सुना है। हमारी मुलाकात अगले सेशन में होगी और इसी प्रकार से बहुत सारे सेशन आते हैं जो आपकी तैयारी को धार देने के लिए, यूपीएससी की तैयारी, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।